हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट, मतलब दूसरी चीज़ें, जहाँ पर होगा हमारे पास मॉडल पेपर। मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे आज से। आज मतलब जिस समय से आपकी वीडियो आएगी। तो यहाँ पर पहला देखो, मॉडल पेपर है साइंस में जो होता है, जो अब की बार है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को मिला करके पूरे 20 क्वेश्चंस आएंगे। बट हमने सिर्फ फिजिक्स के 20 क्वेश्चन लिए हैं, यानी जो हम मॉडल पेपर की को बनाए उसमें से 3 हमने पहले में 7 जैसे पेपर में है वैसे फिजिक्स का 7 क्वेश्चन लिया था 3 मॉडल पेपर में। तो हमने तीनों को मिक्स करके 21 क्वेश्चन इसमें है, यानी इस वीडियो में मॉडल पेपर 3 मॉडल पेपर मिक्स हैं। यहाँ पर 21 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, और ऑब्जेक्टिव टाइप वही, और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है, एमसीक्यू ज़्यादा नहीं है, में भी ज़्यादा है। तो उस क्वेश्चन को करेंगे, यानी वीडियो में भी बड़ी हो सकती है, या फिर बड़ी हुई तो आई विल कट दी वीडियो, आपको आधी पोस्ट हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो एमसीक्यू जो है वो 7 फिजिक्स का आएगा, या और 6 शायद केमिस्ट्री का और 7 बायो का, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल। हाँ 20 क्वेश्चन आएंगे। और 7 फिजिक्स का आएगा, तो हमने 7 नहीं लिया है एक मॉडल पेपर में, हम 7 लेकर ही आने वाले थे, लेकिन हमने 21 क्वेश्चन एक वीडियो में कहा, तो 20 क्वेश्चन एक वीडियो में कहा, तो 20 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स का लेकर आए हैं। चलो एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम। पहला, फोकस डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर का फोकस डिस्टेंस क्या होता है? आप उसका तो इन्फिनिटी होता है, नहीं पता तो आप जान लो। आप कहोगे कैसे कि हम पास में होते हैं, हम तो तभी दिखते हैं प्लेन मिरर के, दूर जाते हैं तो नहीं दिखते। तो आप का आई कांटेक्ट सिर्फ साफ देख सकता है 25 सेंटीमीटर तक, और उसके आगे ब्लरिश आप कह सकते हो, या फिर थोड़ा छोटा दिखता है। तो इस वजह से आप दूर इन्फिनिटी पर होगे तो आप प्लेन मिरर में कैसे देख पाओगे? आप खुद को ही नहीं देख पाओगे। तो इस वजह से प्लेन मिरर आपको नहीं नोटिस हो पाता, क्योंकि मतलब मिरर आपको नोटिस नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम इन्फिनिटी पर खड़े होते हैं, तो यहाँ मतलब इन्फिनिटी पर होते हैं नहीं दिखता, तो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर प्लेन मिरर में विजिबल हो सकते हैं। हु कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हाँ वो कंट्रोल्स, यानी आईज में कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है लाइट के इंटरिंग में? तो प्यूपिल के पहले इरिस होता है, तो इरिस इन चारों में सबसे आगे होता है, तो इरिस ही कंट्रैक्ट करेगा। अब प्यूपिल की बात कर लें तो ये इरिस के पीछे होता है, प्यूपिल तो नहीं करेगा। व्हाइट सर्कल जो होता है वो ब्लैक स्पॉट, यानी जहाँ पर येलो स्पॉट व्हाइट स्पॉट होता है वहां पर जहां से लाइट पास होती है इसमें, लेकिन फर्स्ट यहाँ पर पास नहीं होती, इस वजह से हम इसे नहीं लिखेंगे। सीलियरी मसल क्या होता है? ये मतलब वो मसल होता है जो फोकस को कॉन्ट्रैक्ट, छोटा बड़ा, हमारे मसल्स को छोटा, मतलब आइस कॉन्टैक्ट को छोटा या बड़ा फोकस में लाते हैं, तो ये सीलियरी मसल होता है। तो ये भी नहीं होगा, इसमें तो लाइट पास ही नहीं होती, ये सिर्फ फोकस को बढ़ाता और कम करता है। इन फ्रंट ऑफ विच मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इट्स इमेज विल बिकम रियल और इन्वर्टेड। पहले पता है आपको कॉनकेव, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कॉनकेव में, एक्सेप्शन नहीं है, ये केमिस्ट्री में है सिर्फ। कॉनकेव क्या है? कॉनकेव में सिर्फ एक चीज है कि वहां पर लास्ट जो पार्ट है पोल और फोकस के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में जो इमेज ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, सिर्फ उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, वरना सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड है। क्लियर? और कॉन्वेक्स में रियल इन्वर्टेड नहीं है, सिर्फ बिहाइंड द मिरर बनता है। तो यही होगा कॉनकेव ऑप्शन। और क्या है अब? द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ 220 वोल्ट 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब विल बी। रेजिस्टेंस क्या है इसका हमें पता करना है। एक और फोर्थ हम यहाँ लिख देते हैं। पहला तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक होता है R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, एक रेजिस्टेंस होता है फॉर्मूला। तो वी स्क्वायर यानी वी है हमारा 220 वोल्ट, तो 220 इंटू 220 अपॉन वॉट में 100 वॉट है, काट दो, तो आएगा 484 वॉट, नहीं ओम आएगा। तो रेजिस्टेंस हमारा आया 484 वॉट या ओम, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर? तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जितने इसमें आ जाएंगे लिख लेंगे हम उतने। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो नाउ, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है? तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारा पहला एम्पियर जो होता है वो नहीं होता, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये नहीं होगा। और वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट होता है वो है कूलम, तो यहाँ पर हमारा होगा कूलम। जैसे हमने क्यू को देखा था एनी, एक फॉर्मूला था, तो चार्ज जो होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस वजह से हमारा जो क्यू होता है वो चार्ज से डिनोट होता है, तो चार्ज होता है वो हमारा कूलम होता है। तो ये और वर्क होता है जूल का, तो इन चारों में कूलम हमारा सही ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रिकल जनरेटर किसका सोर्स है, यानी इलेक्ट्रिकल जनरेटर हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? तो पहला जो है इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं प्रोवाइड होता है इससे। इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि किसी को इलेक्ट्रिक के थ्रू चार्ज प्रोवाइड करवाना, तो ये जनरेटर चार्ज नहीं प्रोवाइड करवाता, तो ऑप्शन नहीं होगा। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कौन कन्वर्ट करता है? मोटर कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर होगा, ये जनरेटर में नहीं होगा। नॉन के पहले ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, यानी इसे मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी मतलब खुद घूम करके खुद वर्क करके इलेक्ट्रिकल, जैसे कि जनरेटर होता है वो प्रोवाइड करवाता है, तो एक बिजली प्रोवाइड करवाता है जनरेटर खुद, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में हमारा करंट बढ़ेगा, कम होगा या फिर उतना ही रहेगा? तो पहला तो बिकम्स वेरी लो, नहीं होगा, क्योंकि जब कहीं पर करंट फ्लो होने लगता है, जब वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है, तो जब पास में जाओगे तो करंट लगेगा, तो वहां से ज्यादा तेज हमारा करंट फ्लो होने लगता है, तो ये नहीं होगा। और ज्यादा तेज फ्लो होने लगता है तो यहाँ पर इंक्रीज वेरी लार्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डू नॉट चेंज होगा, क्योंकि वहां पर शॉर्ट सर्किट है, तो वहां पर करंट्स का यानी जो डिफरेंट वायर्स होंगे उन सभी का करंट एक प्लेस पर होगा, तो वहां पर चेंज होगा, इट विल बी ग्रेटर देन बिफोर। तो यहाँ पर डू नॉट चेंज, फिर चार्ज होगा, चेंज नहीं चार्ज, जो चार्ज होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर इंक्रीज होगा वेरी लार्ज अमाउंट में, चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो चलो, द फोकस डिस्टेंस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ द कर्वेचर विल बी। फोकस हमारा 20 सेंटीमीटर है, क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं हम अपना। यहां पर देखो क्या है, फोकस डिस्टेंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का 20 सेंटीमीटर, यानी एफ हमारा 20 सेंटीमीटर और आर हमारा होता है 2f। तो यहाँ पर आर जो हो जाएगा वो 40 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी आंसर। लिख लो भाई जल्दी से, अगर आप सब कुछ समझ के गए हो तो आसान से क्वेश्चन आते हैं हमसे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे आसानी से। जय हिंद जय भारत। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं, दूसरा पार्ट 8, 9, 10, 11, 12 जितने क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे वो करेंगे। बिफोर दैट प्लीज ड्रॉ द डाउन, या फिर आप नोट से लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? तो देखो ये सब ओम, एम्पियर और वोल्ट मीटर हमने कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं सुना है। ये करंट होता है, वोल्ट अपॉन करंट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आई है, मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट की है, और ये करंट का है। ये ओम मीटर है, ओम है यानी किसका? रेजिस्टेंस का, और यहाँ पर है टेस्ला। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा टेस्ला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ येलो, रुको सही से कर देना, आउट ऑफ येलो, वॉयलेट, ब्लू और रेड। आउट ऑफ येलो यानी ये अलग अलग है, येलो कॉमा ब्लू कॉमा वॉयलेट कॉमा ब्लू कॉमा रेड, और कलर विच विल हैव मैक्सिमम वेवलेंथ को इस चैप्टर के बारे में बता रहा था। तो बताया था कि जो वेवलेंथ, जब जो रेड लाइट होती है उसे हम डेंजर में रेड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो दूर से दिखती है, और वेवलेंथ जो जिसकी ज्यादा होती है वो ज्यादा विजिबल होती है, जितनी मतलब उसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। तो डिस्टेंस मैक्सिमम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो डिस्टेंस मैक्सिमम इसमें होगा रेड का। तो हम सीधा सा आसानी सा दिमाग लगा के रेड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, नंबर ऑफ जूल्स इन किलोवाट आवर इज, 1 किलोवाट आवर में कितने नंबर ऑफ जूल्स होंगे? तो अगर आपको याद है तो याद है, ये हो जाएगा हमारा 13.6 × 10⁶ जूल्स, लिख दो
जूल्स जूल्स जूल्स। तो हमारा 3.6 टेन टू पावर माइनस 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर होती है। जूल नहीं होता, वर्क का होता है, कैलोरी भी नहीं होती, हीट की होती है, कूलम भी नहीं होता, चार्ज का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। वायर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि नाइक्रोम का बना हुआ होता है, तो हम सीधा सा नाइक्रोम को टिक कर देंगे। तो देखो 17 हो गए, 3 और एमसीक्यू के हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप पर, जिसमें हम आंसर को खुद से लिखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलो और बाकी 3 पर चलते हैं। आपको नोट्स मिल रही होगी, वहां से आप लिख लेंगे। कहां पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन है, तो नोट इट डाउन या फिर आप नोट से लिख लीजिएगा। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 240 वोल्ट से 240 वोल्ट और 60 वॉट। तो इस रेजिस्टेंस विल बी, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, कहां पर लिखे हैं? R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी। यहाँ पर वी स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, या फिर रुको यहाँ पर कर देते हैं। R इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर यानी 240 इंटू 240 और वॉट है 60। काटोगे तो 6 4 जा, तो मल्टीप्लाई करो, 4 0 0, 4 4 16, 4 2 960 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा जो फॉर्मूला है ये पहला क्वेश्चन में भी, यानी फर्स्ट स्लाइड जो थी वहां पर भी यूज हुआ था ये फॉर्मूला, तो इसे जरूर से याद करिए। 2 क्वेश्चन हम लेकर आए इसके ऊपर, ठीक है। तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी, और ये यूज भी हुआ है पिछले, यानी ये मॉडल पेपर में, मतलब शायद पिछले किसी साल में ये आया था, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी, तो हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारा 960 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पर रिलेशन क्या है बिटवीन पावर P और पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में? तो हमें फॉर्मूला याद होगा, तो हम सीधा से सीधा ये कह देंगे कि जो P होता है वो वोल्ट और करंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो हमारा सीधा सीधा ए आंसर हो जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जहां पर हम क्वेश्चन आंसर, मैं आंसर लिखूंगा उसका, तो क्वेश्चन लिख के फिर आपको कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। क्लियर? ये तो टिक द करेक्ट ऑप्शन था, तो 20 के टिक द करेक्ट ऑप्शन करवा चुके हैं, मतलब हमने 3 मॉडल पेपर बनाया था, यानी 7 7 7, तो हम तीनों मॉडल पेपर को कंबाइन किए हैं, तो 7 7 7 7 मतलब ऐसे 20 क्वेश्चन हम लेकर आए। अब 3 मॉडल पेपर का ही मिक्सचर हम सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन लाएंगे, यानी जो हमने 3 बनाया था अलग से उसको हमने मिक्स कर दिया। मैंने सोचा था 1, लेकिन फिर फिजिक्स का 20 ले लिया, तो इस वजह से तीनों को मिक्स करना पड़ा। अब सब्जेक्टिव भी तीनों का मिक्स होगा। तो चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप पर, तब तक इसे नोट करिए, या फिर कहाँ पर नोट्स में दिया ही होगा, आप लिख लीजिएगा। चलते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर नोट्स गिवन नोट से आप लिख सकते हो। तो कह रहे थे वही डिस्क्रिप्टिव है। व्हाट डू, पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर राइट इट्स, और फिर राइट इट्स नेसेसरी कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो लिख, साथ में आप देख लो या फिर लिख लो साथ में, क्या है इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ये जो पार्ट है वो है, हम रिफ्लेक्शन का नहीं कहेंगे, रिफ्रैक्शन का है, बिकॉज इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, और उसके बाद में वहां पर इंसिडेंट लाइट जो होता है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है तुरंत पीछे, तो वहीं पर होता है डेंसर में, वहां पर रिफ्रैक्शन हमें दिख रहा है, ऐसे भी जनाई दे रहा है डेफिनेशन से, तो इस वजह से इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ये है। लिखो तो समझ आए। देखो क्या इंटरनल रिफ्लेक्शन, occurs when light travels from denser medium to rarer medium, from denser medium to rarer medium, to rarer मीडियम।
ये जो लाइट होता है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन तब अगर होता है जब जो लाइट होता है ट्रेवल होता है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। क्लियर। और उसके बाद में हाँ ये हो गया। फिर आफ्टर दैट लिख के लेना, आफ्टर दैट इंटरनल रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे after that incident ray reflect back from the surface of किस सरफेस से after that incident ray reflect back from the surface ऑफ किस सरफेस से, जो अपर लेयर होता है रेयर मीडियम का, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अपर लेयर ऑफ रेयर मीडियम, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वहां पर टोटली लाइट पास नहीं होती है। यहाँ पर है कि जैसे डेंसर मीडियम है वहां पर लाइटर में जाना है, यानी वाटर से हमें रेयरर में आना है। तो जो रेयरर की अपर लेयर होगी वहां पर जो लास्ट लेयर होगी वाटर की, यानी लास्ट लेयर होगा डेंसर का, वहां से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होंगी और सिर्फ कुछ पास होंगे। तो वहां पर जो अपर यानी जो ऊपर लाइट पास होती है और नीचे रिफ्लेक्ट हो जाती है, वही होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी internal reflection occurs when light travels from denser medium to rarer medium. After that incident ray reflect back from the surface of upper layer of the rarer medium. अब कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये है कि सिर्फ कंडीशन ये होनी चाहिए कि लाइट should pass from denser medium to rarer, denser से rarer में आनी चाहिए। light should pass from denser medium to rarer medium, denser medium से rarer medium में लाइट आनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर इतना था कि दो इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब वहां पर मान लो ये है वाटर का लेयर, ऐसे ये वाटर लेयर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है यानी कोई एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर से जब लाइट आएगी ऐसे लाइट आएगी तो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी थोड़ी सी लाइट, यानी पूरा तो रिफ्रैक्ट नहीं होगा और पूरा रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, और यहाँ से ये थोड़ा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस वजह से रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो वहां पर इस वजह से हमें इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं कि आधा इधर आधा उधर। तो इस वजह से, और डेंसर से रेयर में क्यों कह रहे हैं कि जो अगर ये मान लो ये वाटर ही है और यहाँ ऑक्सीजन है, अब यहाँ पर अगर लाइट आ रही है तो यहाँ पर पूरी की पूरी लाइट पास हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेयर जो है उसका ना के बराबर है। यहाँ पर कोई भी लाइट आसानी से हमें पास, वैक्यूम में कोई भी लाइट आसानी से पास होती है। तो वाटर में ये पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। रिफ्लेक्शन होगा, इसमें भी होगा, बट हम उसे गेस नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये इतना था कि इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। आफ्टर दैट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होता है बैक फ्रॉम द सरफेस मीडियम ऑफ अपर लेयर ऑफ रेयर मीडियम, रेयर मीडियम के अपर लेयर से रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो कंडीशन क्या है? लाइट शुड पास फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। होप आपको ये पहला क्वेश्चन था समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ द इमेज बीइंग फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है ये, बहुत ही आसान है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। ये पूरा का पूरा एक टॉप कॉन्सेप्ट ही था जब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, तो वही को क्वेश्चन पूछ लिया है बस, और क्वेश्चन को लिखने का तरीका हमें जानना है बस। तो देखो, फॉलोइंग तो ऐसे नहीं, इन अ following way image will form इस तरह के फॉलोइंग वे में हमें हमारा इमेज बनेगा। इमेज विल फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट विल बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन हमारा किसके बीच में क्या दिया है, पोल और फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस इन अ फॉलोइंग वे, नहीं बाय अ फॉलोइंग में लिख लो, बाय अ फॉलोइंग वे इमेज विल फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट विल बिटवीन पोल एंड फोकस। ऐसे ही इमेज बनेगा। और कैसे बनेगा, पहला तो पॉइंट लिख लो, ऐसे हम ऐसे ही लिखेंगे, जब एग्जाम में हम सीधा इमेज नहीं बना सकते तो ऐसे लिखेंगे व्हेन, रुको हमने ऊपर लिख दिया। पहला क्या होगा, इमेज विल फॉर्म behind the mirror, image will form behind the mirror, मिरर के पीछे बनेगा, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। दूसरा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। जब मिरर के पीछे ही बन रहा बिहाइंड में, तो हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। तीसरा है हमारे पास मैग्नीफाइड बनेगा। कहाँ माने, मान लो ये पोल है, ये पी, ये वाला पी है, यहाँ पर मान लेते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और यहाँ पर हम मान लेते हैं फोकस एफ मान लेते हैं। क्लियर, बीच में होगा इन दोनों के, तो एफ मान लेते हैं। होप आपको दिख रहा होगा। क्लियर, तो चलो अब यहाँ पर कहाँ पर है इमेज हमारा, मेरा सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस यहाँ पर है, बीच में रख दो, बीच में आसपास कहीं पर रख दो, बिटवीन, सॉरी गाइस लाइट चली गई थी ना। तो यहाँ पर देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ऐसे बन गया। अब यहाँ पर हम पास करवाएंगे लाइट पास करवाएंगे, तो यहाँ पर पहले सीधा ऐसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे, रिफ्लेक्ट करवाने के बाद फोकस से पास करवाएंगे, पास हो गया ना, को फोकस से पास करवा दिए। अब इसका जो ये टॉप है उसके और सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिफ्लेक्ट करवाएंगे, यानी यहां से रुको, ऐसे पास करवाएंगे। क्लियर, अब मतलब पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को उसके टॉप से सीधा रिफ्लेक्ट करवाएंगे और इसको आगे बढ़ा करके फोकस से रिफ्लेक्ट करवाएंगे। क्लियर, उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ रखा है। और मान लो ये ऑब्जेक्ट अभी सही से दिखा दें, हाँ देखो, अब यहाँ पर ये पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर तो कहीं अटैच नहीं होगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा। उसके बाद हम इसे थोड़ा सेट करेंगे, सेट कर दो, तो यहीं कहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, वो भी वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मिरर के इस साइड होता तो हमारा रियल बन जाता, लेकिन यहाँ पर बिहाइंड द मिरर है तो हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा।
तो इस तरह से हम शो कर देंगे इमेज फॉर्मेशन, लिख देंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन हम लिख देंगे। तो इस तरह से हो गया। क्या करना है, कैसे लिखना है, पहले तो बाय द फॉलोइंग वे इमेज विल फॉर्म। फॉलोइंग वे क्या है, फॉलोइंग वे ये है, क्लियर। फॉलोइंग में हम इतना डीप में नहीं लिखेंगे। फॉलोइंग में अगर लिखेंगे तो हम पहला स्टेप लिखेंगे कि हमें वहां पर फोकस करना है, दूसरा स्टेप लिखेंगे कि इसको रिफ्लेक्ट इससे करवाना है, तीसरा स्टेप में सी से रिफ्लेक्ट करवाना है, चौथे स्टेप में दे नेवर मीट ईच अदर। तो यहाँ पर आगे से हम फिर उसके बाद कौन से स्टेप नंबर 5 में लिखवाएंगे, देन वी विल सेट सम रीजन ऑफ बिहाइंड द मिरर, देन वी कैन ड्रॉ अ इमेज, वर्चुअल इमेज, यानी जो इमेजिन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बना के स्टेप 5 लिख देंगे, क्लियर। तो हम वो इमेज फॉर्मेशन हम उस वाले को नहीं लिखा है, सिर्फ इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, हमने वो लिखा है। और फॉलोइंग वे ये है हमारा, क्लियर। और इमेज विल फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट विल बिटवीन द पोल एंड फोकस, ये इमेज हमारा बनेगा इस तरह से। और यहाँ पर ये इमेज फॉर्मेशन है ये। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन, या फिर आप कहाँ लिख सकते हो, अपने नोट को डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हमें इमेज बनाना है। तो हमने फॉर्मेशन इमेज का देखा है, तो पहले देखो क्या लिखना है हमें, व्हेन ऑब्जेक्ट विल एट इंफिनिटी, will at infinity, then parallel rays will pass through lens। लेंस से पास करने का मतलब कि ये लेंस के पीछे बनता है, सामने तो बनता नहीं। यानी हम खड़े हैं सामने मिरर के, तो मिरर हमें खुद फेस दिखाता है, बट लेंस में हमें आर पार दिखाता है। तो इस वजह से थ्रू द लेंस क्या होगा, ऐसे पास होगा लेहर की तरह, बट इसमें पैरेलल है। तो पैरेलल पास होगा लाइट। और देखो कैसे हमको क्या कैसे पता कि कैसे होगा, तो पहले मतलब हमको कैसे पता कि हमें यही लिखना है। आप पहले इमेज फॉर्मेशन कर लेना ऊपर की तरफ और नीचे लिख देना कि व्हेन ऑब्जेक्ट विल एट इंफिनिटी द पैरेलल रेज विल पास थ्रू द लेंस। तो कैसे बनता है हमारा इमेज, तो देखो लेंस बना लो, लेंस कॉन्वेक्स लेंस इस तरह होता है, कॉनकेव होता है ऊपर थिकर बीच में थिनर, क्लियर। हाँ तो ये हो गया क्या, कॉन्वेक्स हो गया, बीच में प्रिंसिपल एक्सिस सीधा होगा, कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्वेक्स, सीधा है, आप सीधा मान लो कॉन्वेक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सा पॉइंट होता है, ये मान लो सेंटर, ये है मिड पॉइंट, पी मान लो, ओ मान लो, ओ मान लेते हैं हम। और यहाँ पर है देखो एक पॉइंट होता है यहाँ पर 2F1 और ये F1। हाँ 2F1 को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस लेंथ का। हम मिरर में 2F1 को क्या कहते हैं, यानी सी से पोल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, क्लियर। तो सी को हम क्या कह सकते हैं, 2F कह सकते हैं। कैसे, F क्या होता है, R/2 होता है, रेडियस का आधा होता है। तो उसके बाद जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F हो जाएगा R, और जबकि R क्या है, C से P की डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर जो F1 है, मान लो ये फोकस 1 है, तो हम इसे 2F1 कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट बताया था जो चैप्टर में पढ़ाया था, तो क्लियर, अभी भी यही जान लीजिए। चलो अब क्या है, क्या है यहाँ पर, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट मिडल में बना लीजिए, मतलब इसका डिस्टेंस इसका बराबर, फिर इन्हीं के बराबर में यहाँ पर हम बना लेंगे। मतलब ये कितना है, ऐसे है, हम ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर यहाँ पर बना लेते हैं हम F2, फिर उसके बाद 2F2 आगे बना लेंगे, यहाँ पर आगे, या फिर हम C2 कह सकते हैं और इसे C1 कह सकते हैं। ये इतना है, ये इतना यहीं पर बना लेते हैं कहीं पर, ये बना लेते हैं हम 2F2 लिखेंगे, 2F2
अब हमें इंफिनिटी में है तो वी कांट सी वेयर इज द ऑब्जेक्ट, तब हम यहाँ पर कहीं पर डॉट डॉट करके लाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे 2 3 बना लेंगे ऐसे ऐसे, फिर पैरेलल रेज लाएंगे ऐसे, फिर पैरेलल रेज लाएंगे ऐसे, फिर यहीं से पैरेलल रेज लेते आओ, फिर यहाँ से पैरेलल रेज लेते आना। क्लियर। अब यहाँ पर इसके जो ये बीच में जब बने, इसके मिडल में, मिडल वाली लाइन से, तब इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे फोकस से। क्लियर। सब कुछ बताया है, जो थ्योरी में था वही पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया बस। ये फोकस से पास हो जाएगा। अब क्यों पास होगा? क्योंकि ये लेंस है और यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है। आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको दिखेगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारा रे डायग्राम होगा। लिख देते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन है। चलो अब चल देख लो कैसे बनता है। जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर तब हमें पैरेलल रेज लाइन, अब देखो पैरेलल रेज आई ना, तो पैरेलल रेज बनानी पड़ेगी, तो वहां पर फिर उसके बाद पैरेलल रेज हम इतना लिखेंगे थ्रू द लेंस, और उसके बाद फोकस हमें इंटरसेक्ट करवाना है। बस बन गया हमारा इमेज यहाँ पर। और इमेज जो होगा डिमिनिश्ड होगा और हाँ डिमिनिश्ड होगा। यहाँ पर जो इमेज होगा बहुत ही छोटा होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में हमें ये दिख ही नहीं रहा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिफोर द प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन, या फिर आप नोट्स से आसानी से लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकस डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। लिख लो पहले जो जो दिया है। क्या है? फोकस डिस्टेंस गिवन, a concave lens of focus distance 15 centimeter, focus distance ब्रैकेट में f, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर, यानी हमारा v बनता है 10 सेंटीमीटर के दूर पर। लेंस है, हाँ कॉनकेव लेंस है। तो हमारे पास है इमेज डिस्टेंस कितना है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होगा हमारे पास v का होता है सिंबल, और उसके बाद कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पर बताना है हमें कि हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड फ्रॉम द लेंस। तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें बताना है, यानी u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है u हमें बताना है। और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। नेगेटिव होगा फोकस और ये भी नेगेटिव होगा, और u तो अपने आप निकल जाएगा। v कैसे नेगेटिव होगा? क्योंकि कॉनकेव लेंस में ऐसे इमेज फॉर्मेशन होगा जो डाइवर्ट हो जाएगा उस साइड में, तो हमारा इमेज यही बनेगा लेफ्ट साइड में, तो इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा v भी नेगेटिव होगा, यहाँ पर हम नेगेटिव लिख देते हैं, नेगेटिव में, और v हमारा नेगेटिव में नेगेटिव हो जाएगा दोनों। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, f की है -15, v की है -10, ये इसकी है माइनस, क्या है v क्या है -10, -10 हो गया। अब 1/u ऐसे रहने दो, और f की जगह पर हम -15 पुट करेंगे। माइनस अगर साइन वाइन घटा तो तुम नंबर कटा, इसका नंबर कटा तो तुम्हारा नंबर कटा, ये हो जाएगा -15। अभी इसे उस साइड ले जाओ, या फिर इसको उधर उसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा हमारा 1/-10 प्लस, इधर आएगा तो प्लस 1/15, ये उधर जाएगा तो प्लस 1/u हो जाएगा। ये इस साइड गया तो प्लस 1/u, और ये इधर आएगा तो प्लस 1/15। प्लस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15
और ये माइनस तो -10 अपॉन में ये होगा तो 150 1/u ऐसे आएगा। कितना आएगा? इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/150 इक्वल 1/u, और इसको काटोगे तो 30 आएगा, तो u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर हमारा आएगा। क्लियर? u हमारे पास 30 आएगा, और u का जो हमारा साइन होता है हमेशा नेगेटिव होगा, तो हम u को नेगेटिव में ही पुट करेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। तो ये हमारा आ गया आंसर। इतना करना है। और अभी ये क्वेश्चन में ये है कि रे डायग्राम हमें बनाना है। इसका रे डायग्राम हमें आसानी से बनाना आता है, और यहाँ पर हम पहले कॉनकेव लेंस लगाएंगे। कॉनकेव लेंस इस तरह होता है, यहाँ पर ओ मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को u है -30, तो ये f के उस साइड होगा, यानी u जो है वो ग्रेटर देन f है अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस छोटा होता है, बट आप डिस्टेंस को माइनस में नहीं ले सकते। डिस्प्लेसमेंट में भी माइनस, बट यहाँ पर डिस्टेंस माइनस नहीं हो, माइनस हम नहीं ले सकते। माइनस क्या है? माइनस वो साइन रिप्रेजेंट करता है कि इमेज हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज किस साइड है। तो हम माइनस को, डिस्टेंस को देखेंगे तो सिर्फ नंबर देखेंगे। तो 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, जो 30 है वो 15 से बड़ा है, तो u जो है वो ज्यादा दूर होगा हमारा ऑब्जेक्ट f से। तो f यहां बना देते हैं कहीं पर। क्लियर? 15 है तो 30, तो ये हम बना देते हैं यहीं कहीं पर c, और c पर ही बीच बीच में कहीं बना देते हैं हम ऑब्जेक्ट को। क्लियर? यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को बना देंगे। इमेज को फॉर्म करेंगे। पहला तो पैरेलल जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बताया, पहला ही पैरेलल जाता है, फिर उसके बाद f से सीधा हमें डॉट 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 करना है, मतलब ऐसे डाइवर्ट कर देना है, और ये ऐसे होके डाइवर्ट होगा तो ऐसे रिफ्लेक्शन हम बना देंगे इस तरफ। और एक रिफ्लेक्शन होता है डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ पर ये कहीं पर हमारा बन जाएगा इमेज। इमेज हम बोर्ड में है तो साफ नहीं है, आप पेन से बनाएंगे तो साफ होगा। तो यहाँ पर एक इमेज हमारा बन जाता है, ये हमारा इमेज, ये हमारा इमेज बन जाएगा। क्लियर? ठीक, हम यहाँ पर देखो f से भी दूर लेयर रखेंगे क्योंकि इसकी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, उसकी 15 है, तो ये 15 मान लो, यहाँ से ये पूरा 20 मान लो, तो ये 20 इधर मान लेंगे, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो पहला पैरेलल जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्ट होगा, जहां पर इंटरसेक्ट होगा वहीं पर इमेज बन जाएगा। तो हम इस तरह से पूरा इमेज फॉर्मेशन दिखा देंगे। आप पेन से बनाओगे तो साफ बनेगा। क्या करना है? पहले तो फोकस डिस्टेंस हमें पता करना है, निगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में है। इमेज डिस्टेंस कॉनकेव में, और ये 10 सेंटीमीटर हमारा इमेज फॉर्मेशन v है, तो हम इसे भी माइनस लेंगे, माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पर इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो नेगेटिव साइड होगा कॉनकेव में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को भी हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो u -30 होगा। फॉर्मूले में रखेंगे 1/v - 1/u में सॉल्व करेंगे तो हमारा u -30 आता है, और u जो है वो 30 है, तो f के इस साइड बनेगा, यानी थोड़ी दूर पर। तो हम u से 30, f से 15 सेंटीमीटर दूर और बनाएंगे क्योंकि ये पहले 15 था। तो यहाँ पर हम c पर बना दे, या हम c और f के बीच में बना देंगे, एग्जैक्ट हमें नहीं पता। तो हम फिर रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो पहला पैरेलल आता है, फिर ऑप्टिकल सेंटर से रेज आती है, फिर जहां पर इंटरसेक्ट होगा वहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा। चलते हो क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर आप नोट से लिख सकते हो। इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो, इट मीन पावर ऑफ एकोमोडेशन mean that the ability of adjusting its focal length को एडजस्ट करता है। क्या एबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ
to see the nearby objects clearly. उसे हम कहते हैं उस पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास जितना ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहां पर जो सीलियरी मसल होता है वो फोकल लेंथ को इतना कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वो देख सके। मतलब एकदम पास उसे मतलब जूम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वो उसे दिख सके वो। तो वहां पर पावर ऑफ अकोमोडेशन उसे हम कहते हैं। यानी जो वहां पर मसल होता है, वो जो सीलियरी मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि मतलब जितने पास ऑब्जेक्ट आएगा वो देख सकता है। और उसके बाद दूर होता है तो उसमें एक्सपेंड करते हैं, हम मतलब देखते हैं। और जब पास में आता है तो उसे हम अपनी आंख को दबाते हैं थोड़ा सा देखने के लिए साफ सुथरा। बट अब इसके बाद क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। तो लेकिन हमें 25 सेंटीमीटर के और पास हमें नहीं दिख सकता, तो यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम डिस्टेंस of distinct vision is 25 सेंटीमीटर। क्लियर, हमें 25 सेंटीमीटर के और पास हमें नहीं दिख सकता। What is meant by the power of accommodation था, और what is the minimum distance of distinct vision? Power of accommodation means that the ability of adjusting its focal length to see the nearby objects clearly nearby objects को एकदम साफ देख सकते हैं। पावर ऑफ accommodation वो कहलाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारी आइज को, फोकल लेंथ को, ताकि हमें साफ दिख सके, एडजस्ट करता है हम कह सकते हैं। और मिनिमम डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन का हमारा 25 सेंटीमीटर, तो इतना काफी है। क्लियर, चल इतना है ये पावर ऑफ अकोमोडेशन में। या फिर आप डायग्राम इसमें दिया नहीं है वरना हम बना देते हैं। तो इतना और भी अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, बहुत बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो। और इतना लिखोगे तो 5-6 लाइन का है, शायद 5-6 लाइन का है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर आप नोट से लिख सकते हो। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई एंड गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर पार्ट। यानी जो मेन पार्ट्स हैं उनके हम डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, उसे लिखना है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आ सकता है क्योंकि अब बड़ा पार्ट हो सकता है, क्योंकि कलर हमें पहले लेबल डायग्राम बनाना है। चलो आ जाओ भाई। देखो पहले तो हमें सर्कल बनाना है, सर्कल। रुको देखो, ठीक है, मतलब बोर्ड में है तो ठीक है, अप्रॉक्स आप कॉपी में बनाएंगे तो सही बनेगा। इतना सर्कल बना लिया, उसके बाद आप मतलब यहां से लेकर बराबरी हिस्से में आधा ही रेस कर देना, मतलब आधे हिस्से में मत बना। वैसे भी पेंसिल से बनाना है डायग्राम, आपको भी पता है, तो ऐसे हमें बना लेना। उसके बाद इतना ही रेस कर देना। उसके बाद हम थोड़ा सा इसे आउटर साइड की तरफ निकालेंगे बाहर, और इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब हम बीच में इसको थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे और कर्व में बना देंगे। क्लियर, होप दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एक आउटर लाइन हम जिसे कहते हैं वो बना दीजिएगा, थिकर जिससे हो जाए, थिकर मेम्ब्रेन हम कह दे। आप यहाँ से एक थिक टाइप की मतलब एक लाइन और उसका गैप में बना दीजिएगा। क्लियर, सीधा बनाइएगा, मैं मतलब मार्कर से है तो नहीं बनता। तो यहाँ पर 2 बाउंड्रीज हो गई। उसके बाद अब आप यहाँ पर लेंस बना दीजिएगा, लेंस थोड़ा और कर्व कर दें, इसे और कर्व कर सकते हो आप तो लेंस अच्छा बनेगा। अब सही है, अब लेंस बना सकते हैं हम। लेंस, उसके बाद लेंस बनाने के बाद में हम यहाँ पर दूसरे का यूज कर ले, मार्कर का, क्योंकि आपको दिखे। यहाँ पर देखो, हम ऐसे एक कर्व लाएंगे ऐसे यहाँ पर, उसके बाद ऐसे लाइन बना देंगे इस तरह से, अंदर की तरफ ऐसे लाइन बना देंगे, और थोड़ा नीचे ऐसे, ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ दोनों में लाइन अटैच कर देंगे। ओके,
तो यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जो लेंस है उसका हम कांटेक्ट इस लाइन के साथ अटैच करेंगे, फिर इसका धीरे धीरे ऐसे अटैच करेंगे। क्लियर। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन बना देंगे ताकि हमें वो नर्व्स लगे, यानी वो नसें लगे, जो नस होता है वो लगे, नर्व सेल लगे। तो ऐसे हम थोड़ा अटैच कर देंगे। क्लियर, इसमें और इसमें। अब इतना हमारा कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, मतलब इतना हमें बनाना है इस जगह पर। हम एक विजुअल सिर्फ हमें दिखाना है, तो एक डायग्राम इतना बहुत है। लेबल करने के लिए हमारा हो गया कि हम इसमें जान सकते हैं कि क्या क्या है। ओके, अभी हम बताएंगे। तो अब यहाँ पर ऐसे राउंड कर दो, ये ज्यादा अंदर है बाहर। ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, साफ है, सही है। अब यहाँ पर इसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे ऐसे। तो चाहिए ऐसे बाहर की तरफ हम निकाल देंगे। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर से हम ऐसे कुछ नर्व, जैसे जो नस होती हैं, ऐसे हम निकालते हुए बाहर दिखाएंगे। क्लियर, ऐसे दिखा देंगे। पेंसिल से बनाना है, साफ सुथरा बन जाएगा। अब हमने आप हम चाहते तो पहले से बना के लाते, लेकिन आपको साथ साथ बताना था। तो ऐसे बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम रेटिना यहाँ पर कभी नहीं मानेंगे, हम रेटिना इस पॉइंट पर कभी नहीं मानेंगे। हम रेटिना इस नर्व से जो ये सेल होती हैं इस पर कहीं पर रेटिना मान लेंगे, इसके पास में। और यहाँ पर कहीं रेटिना मत मान लेना, यही इसी के पास में इस तरफ हम रेटिना मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लो एक रेटिना है, पॉइंट नहीं बनाना, बस आपको ऐसे लाइन खींच के रेटिना लिख देना है। हमने बना दिया रेटिना, लिख दिया, ये एक रेटिना है। बस अब इतना डायग्राम बहुत होता है। या फिर आप ऐसे ऐसे नर्व सेल बना दो, डॉट डॉट नहीं, ऐसे करके अटैच हो गई, मतलब भरा भरा लगे कि हाँ ये नर्व सेल लग रहा है। आप बुक में देखोगे तो मतलब सेम तो नहीं है, बट यहाँ पर फंक्शन अब क्या क्या, मतलब क्या क्या है इस चीज में, वो लिख देते हैं। देखो ये है हमारे पास, ये जो ब्लू डॉट है जो ऊपर की तरफ लाइन खींचा था, ये वाला, ये हमारे पास इरिस हो जाएगा, इरिश। और ये जो यहाँ पर अटैच है ये मोटिन मसल, तो इसे हम कहेंगे सीलियरी मसल, सीलियरी मसल। क्लियर। अब हम इसको यहाँ पर, ये तो लेंस सही है, हम सीधा लेंस लिख सकते हैं, लेंस। यहाँ पर ये जो आउटर पार्ट है इतना, जहां पर लाइन इंटर होगी, ये होता है हमारा प्यूपिल। दिख रहा है ना, हाँ ये प्यूपिल है। उसके बाद ये जो आउटर है, या फिर यहाँ पर जो आउटर है वो है कॉर्निया। क्लियर, ये है कॉर्निया। और यहाँ पर हम एक्वस ह्यूमर है जो ये इसके बीच में ये पूरा है नीला, मतलब ये जो नीला है हम बना देते हैं इसको, ये जो नीला नीला है यहाँ पर, ये पूरे में एक्वस ह्यूमर, हम डॉट डॉट नहीं बनाएंगे, बस आपको बता रहे हैं कि इस बीच में हम एक्वस ह्यूमर को मेंशन करेंगे। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर है ये पूरा। अब यहाँ पर ये पूरे में लिक्विड भरा है, विट्रस ह्यूमर हम लिख देते हैं, विट्रस ह्यूमर। हो सोप होप हो गया, ये बन गया। अब इसके मेन मेन फंक्शन लिख लेते हैं, रेटिना क्या है, कॉर्निया क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो जितना उधर आ जाता है लिख लेते हैं हम। पहला तो है हमारे पास व्हाट इज, क्या लिखें, पहला कॉर्निया लिख लेते हैं। कॉर्निया क्या है हमारे पास, क्लियर। तो कॉर्निया है द, जैसे द आउटर पार्ट ऑफ
eyes in which, on which हम कह देते हैं, on which the rays of light falls first. falls first. क्लियर? ये हो गया हमारे पास. अब इतना हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. क्लियर? आप इतना बनाओगे तो एक पेज में आ जाएगा बोर्ड के जो कॉपी होती है. तो आप इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है. सब में कॉर्निया होता है द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आईज ऑन विच द रेज ऑफ लाइट फॉल्स फर्स्ट. पता है. दूसरा है हमारे पास एक्वस ह्यूमर. हम लिख लेते हैं एक्वस ह्यूमर. ये क्या होता है? दिस इज अ लिक्विड प्रेजेंट कहाँ होता है? इन फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, या फिर कॉर्निया में इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन आई, फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई के पहले पार्ट में प्रेजेंट होता है. दिस हेल्प्स टू नॉरिशमेंट. दिस हेल्प्स इन nourishment for in eyes. This helps in the nourishment of eyes, and this helps in the nourishment of eyes and keep it inflated. ये क्या शब्द लिख रहे हो? नहीं समझ आया? तो इन्फ्लेटेड मतलब होता है फुलाए रखना या फिर भरा हुआ. तो ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये लिक्विड प्रेजेंट होता है ह्यूमन आई में. ये हेल्प करता है नॉरिशमेंट ऑफ आइज को पोषण देने में, और इन्फ्लेटेड यानी उसे फुलाए रखने में मदद करता है. यानी भरी भरी आंखें लगती हैं, जो सफेद सफेद होता है आंख में, वो होता है, हम कह सकते हैं क्या? एक्वस ह्यूमर. यही है हमारे पास. तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था? एक्वस ह्यूमर. पहले तो कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर. अब डिस्कस करते हैं हम इरिश. इरिश क्या होता है? इरिश इज मेन पार्ट ऑफ आई with black hole नहीं, with black color. ब्लैक कलर का होता है ये जो हमारी आंख में एकदम सा ब्लैक दिखता है. ये मतलब ये तो और भी ब्लैक अंदर जो छोटा दिखता है वो होता है इरिस. जो मेन पार्ट होता है बॉडी का, सॉरी आई का कलर होता है ब्लैक. उसके बाद दिस हेल्प्स मच फॉर, किसके लिए? दिस हेल्प्स मच फॉर प्यूपिल. This helps much for pupil that it, ये क्या करता है? ये जो adjust entering of rays in eyes, ray lights आइज में नहीं, इन प्यूपिल कह सकते हैं, इन प्यूपिल. क्लियर? यानी क्या करता है? इरिस जो मेन पार्ट का है बॉडी का, सॉरी आई का, ब्लैक कलर का होता है. ये हेल्प करता है, दिस हेल्प्स मच फॉर पीपल दैट इट एडजस्ट द इंटरिंग ऑफ रे लाइट इन पीपल में. देखो कॉर्निया तो पहली बात वो अटैच करता है लाइट के थ्रू, उसके थ्रू हमारे पास लाइट अंदर नहीं जाती, वो सिर्फ कांटेक्ट में आते हैं. प्यूपिल से हमारी रेज ऑफ लाइट पास होती हैं. जैसे डायग्राम बनाया था ऐसे होता है, और यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये क्या होता है? प्यूपिल. ये जहाँ से लाइट रे इंटर होती है.
तो यहाँ पर ये तो सिर्फ एक पार्ट है कि हमारी आंख आउटर है, कवरिंग है, और यहाँ से लाइट पास होती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो मेन पार्ट है, ये जो इरिस है, इसे कंट्रोल करते हैं ताकि इसको कुछ जो डायरेक्टली रेज ना जाए वो एडजस्ट करके भेज देता है। Iris is main part of the eye with black color. This helps much for the pupil that it adjusts entering of ray of light in pupil. अब चलते हैं हम अपना चौथा पॉइंट क्या देख लेते हैं, प्यूपिल को ही देख लेते हैं। प्यूपिल क्या है? ये आपका मतलब ये बड़ा पार्ट है क्वेश्चन का, तो इनमें भी आ सकता है और ज्यादा नंबर का आएगा, 2-3 नंबर का नहीं आएगा, 4 या 5 का ऐसे कुछ। प्यूपिल क्या है? द पार्ट ऑफ आई, और इसे पार्ट ये भी कहा गया क्योंकि इससे जो नर्व सेल्स होते हैं, जहां से जो सेल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो यहाँ इससे अटैच भी होती हैं। क्लियर? तो ये क्या है? द पार्ट ऑफ आई इन विच रे ऑफ लाइट in which ray of light directly enters into the pupil, directly enters the pupil, नहीं, the part of the eye in which the ray of light directly enters into the eye, into the eye. Clear? एक्वस ह्यूमर है हमारे पास। दिस इज अ लिक्विड प्रेजेंट इन फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, जो हेल्प करता है नॉरिशमेंट ऑफ आइज में, या फिर इन्फ्लेटेड यानी फुलाए रखता है। जो भरा भरा हुआ सफेद होता है वो लिक्विड टाइप में होता है। और इरिस जो होता है, इरिस इज द मेन पार्ट ऑफ आई विच जो ब्लैक कलर का होता है, ये हेल्प करता है फॉर पीपल दैट इट इंटर्स द लाइट इन बाई एडजस्टिंग इट। प्यूपिल क्या होता है? द पार्ट ऑफ द आई इन विच रे ऑफ लाइट डायरेक्टली इंटर्स इनटू द आई, ये होता है हाँ बस ये होता है प्यूपिल। चलते हैं अगले पर। 4 हो गए और बाकी के 3-4 जो हैं। तो बिफोर द प्लीज पॉज इट वीडियो, नोट इट डाउन, या फिर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट है लेंस। लेंस क्या होता है? This is most clear part of human eye which inside कॉर्निया, और कॉर्निया के बाद में इरिस और फिर प्यूपिल, कॉर्निया एंड देन आफ्टर प्यूपिल। यानी ये कॉर्निया के बाद मतलब प्यूपिल के बाद, और प्यूपिल जो है कॉर्निया के अंदर आता है। तो मोस्ट क्लियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच इज इनसाइड द कॉर्निया एंड देन आफ्टर प्यूपिल। और ये जो पार्ट होता है, इन दिस पार्ट जो लाइट रेज होती हैं, रेज ऑफ लाइट डाइवर्ट होता है, कन्वर्ज होता है, इसी में होता है। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें कन्वर्जिंग होता है, ऐसे होके कन्वर्ज हो जाता है ना, तो ये भी यहीं पर कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये इन दिस पार्ट रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और डाइवर्ज क्लियर? और इसके बाद ही ये पूरा कन्वर्ज या डाइवर्ज होके ही हमारे आईज या फिर रेटिना पर जाके इमेज बनता है। इमेज तो रेटिना नहीं बनता, दिमाग में बनता है, बट रेटिना पर इमेज बनता है, हमारा दिमाग फोकस करता है। तो दिस is most clear part of the human eye which is inside the cornea and then after pupil. In this part
rays of light converge or diverge and then enters to eyes लिखते हैं। चलो चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन 6 है हमारे पास, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्ट करता है। सीलियरी मसल पार्ट ऑफ आईज विच पार्ट ऑफ आईज जो क्या होता है, पार्ट ऑफ आईज विच, सही है, पार्ट ऑफ आईज विच अटैच्ड विद इरिश एंड प्यूपिल, या फिर लेंस विद इरिश एंड प्यूपिल एंड लेंस ये क्या करता है, दिस कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर एडजस्ट हम कहते हैं, और एडजस्ट द लेंस को एडजस्ट करता है फॉर फोकसिंग ऑन इमेज कह देते हैं। क्लियर हो गया हमारा, ये हो गया सीलियरी मसल। क्या होता है, जो पार्ट होता है आई का जो इरिश पीपल और लेंस के साथ अटैच होता है, जो क्या करता है, क्या करने का मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर एडजस्ट करता है लेंस को जय माता दी, लेंस को एडजस्ट कर देता है फॉर फोकसिंग एन इमेज, यानी इमेज पर हम डायरेक्टली फोकस कर सके। कैसे, ये हमारे पास है, हम नहीं देख रहे, मतलब इस पर फोकस कम पड़ रहा है, हम ये जो पास में होता है तो पास वाला कम दिख रहा, बाहर ही ज्यादा दिख रहा, फोकस नहीं हो पा रहा। तो हम फोकस जब करते हैं तो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है लेंस को, जिससे वो फोकस हो पाता है हमारा ये जो इमेज है हमारे रेटिना पर, और हम हल्का फुल्का देख लेते हैं ठीक ठाक। नाउ क्वेश्चन, अब कौन सा पॉइंट है, रेटिना 7th, या फिर विट्रस ह्यूमर कर ले डिस्कस। रेटिना जगह जिसमें ज्यादा ना है, रेटिना है क्या, रेटिना है कि द मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर यही ना हुआ तो इमेज तो नहीं होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of human eye जहां पर the most important part of the human eye which helps in image, which helps to show image of an object. क्लियर, ये होता है हमारा रेटिना। अब आई एम नॉट टेलिंग कि आप यही पेपर में लिख के आइएगा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस तरह से आपको लिखना है, तभी मतलब ये बड़ा क्वेश्चन था, 7 पॉइंट हो गए। और कभी भी लेबल्ड डायग्राम पूरा मत करने लगिएगा कि हमें प्रिंसिपल एक्सिस भी करना है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व भी हमें लेबल करना है। आपको मेन मेजर पार्ट जो हमने अभी बताया कि इस तरह के मेजर पार्ट आप कर सकते हो, और डेफिनेशन भी लिखना है। तो जो मेन लेंस का हो गया सीलियरी मसल, जो मेन पार्ट है उनका लिखिएगा। अगर ऐसे लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो सकता है आपके लिए, बट आप जब लेंस में हो सकता है आप बना दो, और लास्ट में बनाने के बाद में आप सभी लेबल कर देना। बट यहाँ पर डेफिनेट ऊपर हेडिंग डाल के मेजर पार्ट लिख के 4-5 जो ये 7-8 पार्ट है उसे लिख देना, उसके बाद उन सब की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देना। बस यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, वो भी मेजर पार्ट का। क्लियर, ये नहीं कि पूरा, और पूरे पे आ गए तो सिर्फ 2-3 पन्ने का डिस्क्रिप्शन ही होगा। तो
ऐसा ना करिएगा, टाइम वेस्ट हो सकता है। जब लास्ट में अगर ये क्वेश्चन हो, टाइम बहुत हो, तो आप लिख सकते हो, वरना इतना हो जाएगा। विट्रस ह्यूमर क्या है? विट्रस ह्यूमर क्या होता है? ये जो है, दिस इज जेल टाइप, जेल लाइक लिक्विड, यानी जेली टाइप जो थोड़ा डेंस होता है। दिस इज जेल लाइक लिक्विड विच फिल्ड इन द मिडल पार्ट ऑफ आई, जो अभी लेबल्ड किया था मिडल पार्ट ऑफ आईज, पार्ट ऑफ आईज। अब क्या है? दिस इंक्रीजेस as the age of human increase, age of human increases, जैसे ह्यूमन का इंक्रीज होता है एज, वैसे वैसे ये भी बढ़ता है, डेंस होता है। एंड इट नहीं, आई, मोस्ट पार्ट ऑफ आईज, मोस्ट पार्ट ऑफ आईज, या फिर पूरी आंखें हम कह सकते हैं, मोस्ट पार्ट ऑफ आईज फिल्ड विद दिस लिक्विड, filled with this liquid, with this liquid, क्लियर? तो ये हमारा विट्रस ह्यूमर हो गया। गाइस, क्या होता है विट्रस ह्यूमर? दिस इज जेल लाइक लिक्विड विच फिल्ड इन द मिडल पार्ट ऑफ आईज, पार्ट है, part of eyes. This increase on the age of, as the age of human increases, most part of the eyes filled with this liquid। ये होता है हमारा क्या? विट्रस ह्यूमर होता है। तो ये 8 पॉइंट था, 8वां था। मेजर पार्ट्स आप लिख लीजिएगा, आप ना नोट करिए, कुछ ना करिए, बस एक बार देख लीजिएगा एंड अपने आप लैंग्वेज में डेफिनेशन में जो याद किए हो वो लिखेगा, सिर्फ यही नहीं लिखना है। या फिर आप कहीं से भी पढ़े हो, कहीं से भी लिखे हो और कहीं से भी याद किए हो, आपको अच्छे से याद है तो वही लिखेगा। नॉट टेलिंग दैट, पर आपको बताने का तरीका था किस तरह से लिखना है। क्लियर? तो ये था मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर हमने कितने डिस्कस किए, रिवाइंड कर लेते हैं। देखो, मॉडल पेपर हम कितने मॉडल पेपर 3 लेकर आए थे। क्लियर? जिसमें से 20 एमसीक्यू हो गए। अब 6 ये हो गया, 6 6 12 6 18 क्वेश्चन सिर्फ जो सब्जेक्टिव टाइप के हैं उस तरह के हैं। क्लियर? तो हमने एक मॉडल पेपर का यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। अब बाकी 2 मॉडल पेपर का 6 यानी जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे इस तरह के, वो साथ में आएगी वीडियो। इसमें मिक्स है एमसीक्यू और वो। क्लियर? तो ये अभी मॉडल पेपर 1 का हमने करवाया है, सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर, और एमसीक्यू तीनों पेपर का है। क्लियर? यानी 7 इसमें का है फर्स्ट में, और 7 उसमें थे, और 6 हमने मॉडल पेपर 3 से लिया था। 7 कितना हुआ? 7 7 14 और 6 20, तो 20 क्वेश्चन हमने लिया था एमसीक्यू टोटल से। अब ये हो गया पूरा। अब उसके बाद इसके बाद हम क्या, इस 6 और 6 और 6 थे क्वेश्चन आंसर, 6 इसमें थे, 6 इसमें से 3 मॉडल पेपर में। तो एक मॉडल पेपर का 6 डिस्कस हो गया। अब 12 क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन आंसर बचे हैं 3 मॉडल पेपर के। तो ये आएगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए तो ये हम 6 अगले वीडियो में आपको 12 क्वेश्चन लेकर आएंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर के। गाइस, लेट था बट टाइम था। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।